that only that time he will be competent enough to appear for this examination. 12-13 साल की एज में एक्सेलेंट मार्क्स लेकर अगर पास होते हैं तो इनकी जहानत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये लोगों के साथ हमारा एक इनिशिएटिव है, मेरा पर्सनली मी इनिशिएटिव, माइनॉरिटीज़ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव हम चलाते हैं आंध्र प्रदेश में। उसका फोकस ये है कि चाहे वो बच्चे हो या बच्चियाँ, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी में एंड वेरी स्पेसिफिकली द मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें हम ये कोशिश करते हैं। आपको हैरत होगी कि इतनी सारी और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल सारे होने के बावजूद मिलियंस ऑफ लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हर साल एग्ज़ाम होता है, उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है प्रीलिम्स में आप अंदाज़ा लगाइए इनामदार साहब, 5,22,000 लोग एप्लीकेशन भर के वो एग्ज़ाम को लिखते हैं हिंदुस्तान में ऑल कम्युनिटीज़। मिस्टर शशि, दे 5,20,000 लोग वो एग्ज़ाम लिखते हैं। और आपको हैरत होगी, आप कोई गेस कर सकते हैं, इट्स ओपन, क्वेश्चन इज ओपन टू द फैकल्टी, टू द पेरेंट्स एंड टू द डाइस ऑल्सो, कि कितने मुसलमान उसमें अपीयर होते होंगे प्रीलिम्स में। मुझे सवाल का इस जवाब दीजिए प्लीज़, कोई दे सकते हैं साहब? 5 लाख प्लस लोग हिंदुस्तान में यूपीएससी में एडमिशन लेने के लिए प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स लिखते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि कितने लोग मुसलमान होते होंगे? एनीबॉडी प्लीज़, एनीबॉडी? सॉरी, हाउ मेनी? 1-2%। 1% इज़ 5,000। आप फिर एनीबॉडी एल्स? यू विल बी शॉक्ड टू नो 1,200 लोग बैठते हैं, मुसलमान सिर्फ 1,200 होते। आप इल्ज़ाम लगाते हैं, हम लोग नहीं, कई लोग कम्युनिटी में भी इल्ज़ाम लगाते हैं, बाहर से भी लगाते हैं, अंदर से भी लगाते हैं कि मुसलमानों को सही मानों में उनको जगह नहीं मिलती। ये बिल्कुल गलत बात है। जिस दौड़ में, अगर आप समझिए रेस में है, आपके पास एनुअल डे हो रहा है, आप पार्टिसिपेट करना है, आपको रेस में दौड़ लगाना है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम रेस में जूता भी नहीं पहनेंगे, हम अपना रेस ट्रैकिंग सूट भी नहीं पहनेंगे, लेकिन हमको अव्वल दर्जे का इनाम मिलेगा। कितनी अक्लमंदी की बात होगी। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अवेयरनेस बहुत कम है, और हमारी कम्युनिटी और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस और हमारे जितने फोर्सेस हैं, उन लोगों का ये जहन है ही नहीं कि हम अपनी कम्युनिटी को डायरेक्शन दें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको यूपीएससी में जाना चाहिए, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह वगैरह करना चाहिए, हर शोबे में आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ मुझे लगता है इनामदार साहब कि ये इंस्टीट्यूशन में वो कैपेसिटी है कि ये स्क्रीनिंग विंडो है कम्युनिटी का, और एक एक्सेलेंट माइंड्स का स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ से आप लोग समझते हैं, आपका इंस्टीट्यूशन समझता है, जैसा आप आर्ट्स में लोगों को स्क्रीन करते हैं, आईटी में लोगों को स्क्रीन करते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ में आप जो है उनकी इंट्यूशंस, उनकी जो है कैपेबिलिटीज़ को देखकर आप स्क्रीन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव रहेगी कि आप उन लोगों को भी स्क्रीन करें 10th में, 8th में, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस रखते हैं एकेडमिक हिसाब से और ब्रिलियंट हैं, उनको भी ऐसा स्क्रीन करके डायरेक्शन दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस के थ्रू पोजीशंस ऑफ एम्पावर, positions of leverage, positions where authority is in your hand. Governments are not run by politicians, governments are run by the administrative officials. तो यहाँ पर हमको इस मुतबर्रिक आज़म कैंपस को बेस बनाकर आप लोग यहाँ पर वो काम भी शुरू कर सकते हैं। मेरी ये इल्तिजा है पीए इनामदार साहब से, और इनामदार साहब ने और रज़वी साहब ने भी बहुत ही अच्छी बातें की। मुझे ये भी कहा गया कि जो आईटी का आपका जो इनिशिएटिव है उसको रिप्लिकेट करने का इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आज़म इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में। जैसे अब इनामदार साहब ने मुझे भी कहा कि गांव-गांव में टेक्नोलॉजी को इस कैंपस के इस विंडो से, यहाँ से आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन सारा कुछ पहुँचा सकते हैं। ये एक ऐसे दौर में हम रह रहे हैं कि अगर अब इसके बाद भी अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास इल्म नहीं आता है, तो हमारे लिए इससे बड़ी बुरी बात नहीं होगी। तो आई विथ ऑल एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल गुड विशेस एंड रियली कंग्रेचुलेटिंग ऑल द विनर्स एंड पीपल हु आर अटेंडिंग हियर एंड विथ ए प्रॉमिस एंड विथ ए प्रेयर दैट ये कॉम्प्लेक्स न सिर्फ पूना, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना रंग, अपनी खुशबू फैलाएगा। बहुत शुक्रिया।
Thank you, sir. You have given us a great sense of encouragement and made us enlighten us. Now I would like to address and request Mr. P. A. Inamdar, sir, to give us an opportunity to listen to your marvelous speech. लखनऊ से आप लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए, और आपने जो कुछ भी कंप्यूटर लिटरेसी में और स्पोकन इंग्लिश के मैदान में जो बेहतरीन काम किया है उसको समझने के लिए आए हुए और ख़ुद मेडिकल रेगुलर कॉलेजेस स्कूल्स खुद चलाते हैं, जिन स्कूलों में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, उसके वो सेक्रेटरी हैं रिजवी नजमुल हसन साहब। और मुझे जिन्होंने प्रॉमिस किया था जब मैं हैदराबाद गया था उनकी दावत पर, और वहाँ पर इनके साथ में मेरी बातचीत हुई कि तालीम के मैदान में कौन से मॉड्यूल पे काम करना चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि सीनियर लोगों से बात करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीनियर लोगों के सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। उनको खाने का टाइम तय हो चुका है, क्या खाना वो तय हो चुका है, कौन अच्छा तय हो चुका है, कौन बुरा तय, वो बदलने वाले हैं नहीं। तो ऐसे लोगों को एड्रेस करने का काम हम बंद करेंगे, और जो नई नस्ल आ रही है जो प्योर नॉलेज के लिए तैयार है, ऐसे बच्चों को हम एड्रेस करेंगे। तो उन्होंने कहा था मैं ज़रूर आऊँगा, और आज जो हमारे बीच हैं मोहम्मद आदिल साहब हैदराबाद से आए हुए हैं। मैं सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे इंस्टीट्यूशंस के तरफ से, अब सब बच्चों के तरफ से, पेरेंट्स के तरफ से आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज भी ऐसे लोग हैं कि जो बातों से भी आगे बढ़कर एक्चुअल काम करना चाहते हैं, और ये आपका यहाँ पर आना इस बात की पूरी गवाह है कि आप सिर्फ भाषण करने वाले नहीं हैं और आप एक्शन में बिलीव करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने इंटरेस्ट लेकर हर चीज़ को समझने की कोशिश की है, ये यही समझना चाहते थे कि ये आप जो कर रहे हैं इसका माइक्रो थिंकिंग क्या है, माइक्रो प्लानिंग क्या है, इसके लिए ताकि जब हम वो वापस जाएं तो उस चीज़ को उसी तरीके से वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। आप उन बच्चों को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक्सेल में एक्सीलेंट काम किया है, स्पोकन इंग्लिश में बेहतरीन काम किया है, और उन टीचरों को भी मैं दिली मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के जैसा ही इन कौम के बच्चों को समझा, उन पे उतना ही वक्त लगाया जो अपने बच्चों को वो देते हैं, और उतने ही लगन से और उतने ही दिल से उन्होंने उनको दी हुई जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। और यहाँ पर हमारे इस टीम के जो हेड हैं, सबसे पहले इरफान सर जो हमारे सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और आईटी से मैंने उनको इंचार्ज बनाया है। वो सारे स्कीम्स को समझना है, उसको परखना है, उसको इवैल्यूएट करना है और फिर इम्प्लीमेंट करना है। ऋषि आचार्य हैं, मुमताज़ सैयद हैं, रोशन है, और रोशन मैडम हैं, आयशा मैडम हैं। ये लोगों ने काफ़ी मेहनत इस काम के ऊपर की है, और मुझे ऐसा लगता है इसी का नतीजा है कि इस कैंपस के ज़रिए हिंदुस्तान में एक तारीख़ लिखने का काम शुरू हो चुका है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि किस्मत में हज़ारों लोगों को तारीख़ पढ़ने का मौका मिलता है,
और बहुत कम लोगों को तारीख लिखने का मौका मिलता है, और वो तारीख लिखने वालों में आप लोगों का नाम शामिल होने वाला है। इसके लिए भी आप लोगों को दिली मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों, सब लोग जानते हैं कि उर्दू मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जिसको हम गरीब बच्चा कहते हैं, उस तबके से ताल्लुक़ रखता है। आपको ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में जितने भी बड़े लोग हैं ये सब गरीब थे। बहुत कम लोग इसमें हैं कि जिन लोगों को अच्छे माहौल में साहिबे हैसियत घरों में पैदा होने का मौका मिला। इन सब लोगों में सबसे बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की अगर कोई है कि बदतर हालात में सबसे बड़ा काम जिन्होंने करके बताया है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। आप लोग नहीं जानते, और उन बातों को अगर आप समझेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि बदतर हालात में कितना बड़ा काम आदमी करके बता सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आप जब वो स्कूल में जाते थे, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। सारे बच्चे दूसरे क्लास के अंदर बैठते थे, क्योंकि वो अछूत थे, इसके लिए उनको क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। जब पानी पीने का वक्त आता तो दूसरे सभी बच्चों को पानी पीने की जगह अलग थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर को पानी पीने की जगह अलग थी। उनका ग्लास अलग था और उनको बैठने का इंतज़ाम भी अलग किया जाता था। आज वही शख्स ने हिंदुस्तान का दस्तूर लिखा, और दलितों को, जिनको 5000 साल तक अछूत बोलकर कुत्ते को, बिल्ली को घर में लिया जाता था, लेकिन दलित को घर में नहीं लिया जाता था, ऐसे दलित 30 करोड़ लोगों को इंसान के वही हुकूक दिलाए जो हम सबको मिलने चाहिए थे और मिल रहे थे। धीरूभाई अंबानी, आप पेट्रोल पंप देखते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने वाला लड़का होता है। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल भरने वाला लड़का था, और आज अब वो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैसे वाला शख्स कौन था? तो धीरूभाई अंबानी था। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो बिल्कुल गरीबी से निकले, लेकिन मेहनत के ज़रिए, हलचल के ज़रिए, हरकत के ज़रिए, ईमानदारी के ज़रिए आगे बढ़े और दुनिया में एक नंबर हासिल किया। बिल गेट की बात कितने लोगों को मालूम है? बिल गेट के घर में कंप्यूटर नहीं था। जब बिल गेट छोटा था, उसके घर में कंप्यूटर नहीं था। तो जब वो कॉलेज जाने लगा, तब भी उसके पास कंप्यूटर नहीं था। तो उसने अपने टीचर को रिक्वेस्ट की, तो टीचर ने बोला, देखो दिन भर हमारे कॉलेज के कंप्यूटर सब ऑक्यूपाइड रहते हैं, रात को अगर तुम पढ़ना चाहते हो रात को, तो मैं तुमको खोल के कंप्यूटर का रूम दे सकता हूँ। अम्मी जान को मालूम नहीं, अब्बा जान को मालूम नहीं, ये शख्स बिल गेट रात को 2 बजे उठकर चलते जाने का कंप्यूटर की लैब में, और वहाँ पे 4-5 बजे तक बैठने का, और सुबह में वापस आकर सो जाने का। माँ बाप को मालूम नहीं। माँ बाप को ये लगने का कि मेरा बच्चा सुस्त हो गया है, क्योंकि देर से उठता है। तो इतनी तकलीफ उठाकर जब कोई आगे बढ़ता है, तो उसको सारी दुनिया सर पे लेती है, और उसको पूरी दुनिया के अंदर एक नंबर का सबसे बड़ा पैसे वाला अगर आज कौन है, तो बिल गेट है। इसलिए आप लोगों को पहला ये मालूम होना चाहिए कि आपके आज के हालात तो कुछ भी हो,
लेकिन आप में वो सभी सलाहियतें हैं जो बिल गेट्स से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। अभी एक बच्चे ने बताया कि इनामदार साहब ने और हमारे सभी साथीदारों ने हम लोगों को तराशा। हमने बहुत छोटा काम किया, क्योंकि आप हीरे हो, ये बड़ा काम है, तराशने वाला बहुत छोटा काम है। क्योंकि इस हॉल में बैठा हुआ हर बच्चा, बिल गेट अगर हेलीकॉप्टर से आ रहा है तो आप प्लेन में आओगे, मैं उसका गारंटी आपको देता हूं। क्योंकि बिल गेट जब इतना बड़ा शख्स बना, बिल गेट इतना बड़ा शख्स बना जो खुद के प्लेन से आता है, अमेरिका से दिल्ली पे जब उतरता है, बम्बई में जब उतरता है, उसका खुद का प्लेन होता है। उसने खुद का प्लेन कब लिया? जब कंप्यूटर 1% लोग समझे थे, सिर्फ 1% लोगों को दुनिया के जब कंप्यूटर समझा तो उतने पैसे वाला बना कि खुद का प्लेन लिया। तो अभी 99% लोग अभी बाकी हैं। वो जब कंप्यूटर समझेंगे तो आजम कैंपस का ये प्लेग्राउंड जो है, ये सारे हेलीकॉप्टर उतरने वाला प्लेग्राउंड बनेगा, आपके हेलीकॉप्टर के उतरने वाला, आपके हेलीकॉप्टर उतरने वाला। मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है। हमारे पास साइकिल नहीं थी, हम पढ़ते थे। कितने लोगों को मालूम है पीए इनामदार साहब एसएससी होने तक पैर में चप्पल भी नहीं पहन सके। मैं एसएससी होने तक यूनिफॉर्म नहीं पहन सका हूं। लेकिन इस मुल्क में जो मेहनत करना चाहता है, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, प्रांत का हो, भाषा का हो, उसको आगे बढ़ने का पूरा मौका है। और उसकी मिसाल हजारों लोगों के पास है। तो इसमें भी आप लोगों का भरोसा होना चाहिए कि इस मुल्क में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकेगा। और इसलिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? अब्बा जान ने मेहनत करी तो नहीं चलेगा ना, अम्मी जान ने मेहनत करी तो आपको आगे बढ़ना है तो किसको मेहनत करनी पड़ेगी? आपको मेहनत करने से किसी ने रोका है? नहीं। अब्बा जान ने, अम्मी जान ने, टीचर ने ये कहा है नहीं बेटे जल्दी नहीं उठना चाहिए, ऐसा कहा है? नहीं। ऐसा कहा है टीचरों ने कि बेटे देखो लाइब्रेरी में और कंप्यूटर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कहा है टीचर ने? नहीं। और अगर आप नहीं बैठेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ऐसी गलती आप करना चाहोगे? तो अभी क्या करोगे फिर? अभी कल से आप अब्बा जान और अम्मी जान के पास जिद करोगे। क्या जिद करोगे? कि हमारे घर में भी अभी कंप्यूटर मांगता है, हमको टीवी नहीं मांगता है। क्या बोलोगे? कंप्यूटर अच्छा है कि टीवी अच्छा है? तो अब्बा जान को और अम्मी जान को अभी बोलिए कि नेक्स्ट 2-4 दिन में हमारे घर में कंप्यूटर आना चाहिए। और जो अब्बा जान नहीं देते हैं, अम्मी जान नहीं देते हैं, उनके नाम मेरे पास भेज दीजिए। आपने जिद करी तो लेके देंगे क्या? नहीं। आप अगर जिद करेंगे तो आपके अब्बा जान अम्मी जान आपको कंप्यूटर दिलाएंगे क्या? नहीं। तो आप कल से जिद करना शुरू करें, ताकि बिल गेट के जैसा रात को उठ के 2 बजे आपको आजम कैंपस के किसी लैब के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप आना चाहते हैं तो लैब हम पूरे खुला भी रखना चाहते हैं, इसके बारे में आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप बच्चों याद रखो, हिंदुस्तान में जो करोड़ों बच्चे हैं उसमें कुछ हज़ार बच्चों को कंप्यूटर का इस लेवल का ट्रेनिंग मिलने का मौका मिला है जो आप कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पे लखनऊ से आए हुए, हैदराबाद से लोग आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं आप लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए, और आप जो कुछ भी कर बता रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है, नहीं कुछ बीमारियों को नहीं फैलने की दुआ करना पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर को
लिटरेट करने की ये जो बीमारी है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ज़ोर से फैले। और आप जैसे उर्दू मीडियम से, मराठी मीडियम से और जो अदरवाइज अंग्रेजी से नहीं दूसरे मीडियम से पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को सबसे बड़ी जो बढ़त हासिल होगी वो कंप्यूटर के ज़रिए होगी। इस मुल्क में 30 लाख स्कूल हैं। कितने हैं? 30 लाख। पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख स्कूल हैं। पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कितने स्कूल हैं उर्दू मीडियम के? 30 हैं। 34 हैं। 30 लाख स्कूलों में कम से कम 25 लाख स्कूलों के अंदर कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है नहीं। और बाकी के 3 लाख स्कूलों के अंदर कंप्यूटर है और कुछ भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, कपाट के ऊपर रखा हुआ है कंप्यूटर। तो आप इतने खुशकिस्मत हैं, कंप्यूटर भी है, कुर्सी भी है, टेबल भी है, लाइट भी है, इंटरनेट भी है, टीचर भी है, और लाइट अगर जाती है तो बैकअप भी है, और अगर आप गड़बड़ करते हैं तो देखने के लिए कैमरा भी लगा हुआ है। इसके लिए कोई गड़बड़ नहीं होती। हमारे जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं कॉरपोरेशन के स्कूलों में, हमारे 40-50 जो सेंटर हैं उसके अंदर, वहाँ पर कंप्यूटर को कोई धक्का इसलिए नहीं लगा रहा कि मामू जान देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको इसलिए मिल रहा है कि जिस उम्र में आपको ये फ़ायदा मिल रहा है। कल मेरे पास एक शख्स आए, उनको मैंने MSCIT का सिलेबस बताया, हमारे बच्चे MSCIT पास हो रहे हैं। तो बोले एग्जैक्टली क्या रहता है वो? तो मैंने सिलेबस उनके हाथ में दे दिया, और जब उन्होंने वो सिलेबस पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सुन लीजिए, वो कौन शख्स थे मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने कहा मैं 1980 का मद्रास से M.Tech कंप्यूटर साइंस में किया हुआ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वो शख्स कल बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं M.Tech हूँ, कंप्यूटर से किया हूँ, 1980 में किया हूँ और मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो मैं बोला ये सिलेबस हमारे बच्चे कर रहे हैं। उन्होंने पहले लाइन से आखिरी लाइन तक वो सिलेबस पढ़ा, क्योंकि उस चीज़ को जानते थे। उन्होंने कहा कि ये सारा काम हमारे वक्त में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में होता था, जो आप अब चौथी में कर रहे हैं, 5वें में कर रहे हैं। आप इसके ऊपर से समझिए कि आप आने वाले दिनों में कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। इसलिए ये मामला अब हम लोग चाहते हैं कि आपके खून में उतर जाए और कुदरत के एक कानून को आप समझ लें। बच्चों, हम सब लोगों ने समझा है, उसको आप भी समझे। अगर आपको ज़िंदगी में गैर मामूली कुछ करके बताना है, गैर मामूली समझते हैं आप? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं? गैर मामूली कोई चीज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गैर मामूली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, गैर मामूली मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। आप अगर नीम का बीज लगाते हो तो दरख्त कौन सा आएगा? क्यों? क्योंकि कुदरत का कानून है। और आम का बीज लगाओ तो नीम आ सकता है? किसी ने रोका तो आ सकता है? समझो आपने आम का बीज लगाया और RSS वालों ने बोला नहीं, ये दरख्त के अंदर नीम आएगा, तो हो सकता है ऐसा? BJP वालों ने करे तो हो सकता है? आपके पड़ोसी ने दुश्मनी करे तो हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे आगे बढ़ने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये कुदरत का कानून है और आप इसको पकड़ लें। और आज़म कैंपस के तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे सभी साथीदारों के तरफ से और इन लोगों के तरफ से मैं आपको वादा करता हूं, आप कंप्यूटर की दुनिया में जितना भी पढ़ना चाहो वो पढ़ाने का काम इस कैंपस के जरिए आपके लिए होगा, जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं। और लेकिन काम किसको करना पड़ेगा? हाँ, और अगर हमने, आपके अम्मी जान ने कहा कि खाला जान की शादी है, अपने को 15 दिन जाना है, तो क्या करोगे? सच बोल रहे आप?
तो जिस दिन आप शादियों में 15 दिन नहीं जाएंगे, टीवी रोज 2 घंटे नहीं देखेंगे और रात और दिन पढ़ाई में कंप्यूटर और अंग्रेजी की मेहनत करोगे, उस दिन हम इधर बैठेले रहेंगे और आप सब इधर बैठेले रहेंगे। और हम वही दिन देखना चाहते हैं। इस कैंपस में ये सारा काम करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमारी जगह के ऊपर आप आकर बैठें और ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 आजम कैंपस आपके ज़रिए बनाएं, और आप बना सकते हैं, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और हिंदुस्तान में तालीम के मैदान को आगे बढ़ाने का काम इस कैंपस से, कंप्यूटर से, इंग्लिश से जुड़े हुए उर्दू मीडियम के बच्चे करेंगे, इसकी पूरी गारंटी मुझे है। और यही काम आने वाले दिनों में आगे बढ़े। और नजमुल हसन साहब को और आदिल साहब को अल्लाह इतनी ताकत दे कि आप इसकी रिप्लिका पूरे अपने अपने एरिया में करें। हमारे कैंपस के सारी टेक्नोलॉजी, सारा स्टाफ, सारा नॉलेज, हमने इस पे 10 साल काम किया है। ये आप तक पहुंचाने का हम वादा करते हैं। इस तरीके से अगर सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी तो बिल गेट को यहाँ आना पड़ेगा आपको देखने के लिए। और एक दिन मैं उसको लाऊंगा यहाँ पर। चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, आपको उनको मिलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना बेहतरीन काम करके बता रहे हैं। और ये जो इसको क्या स्पार्क है, ये स्पार्क दिल्ली तक नज़र आएगा। ये गली से निकलेला स्पार्क है, लेकिन दिल्ली में नज़र आएगा, और तभी हम समझते हैं कि हम कामयाब हुए। और इन सभी चीज़ों को आने वाले दिनों में घर घर तक पहुंचाने का भी काम आप लोग करेंगे। इस उम्मीद के साथ फिर एक बार, जो बच्चों को बेहतरीन मार्क्स मिले हैं, एक्सेल में तो एक बच्चे ने 40 में से 35 मार्क लिया है, और कुछ बच्चों ने अंग्रेज़ी में भी बेहतरीन मार्क लिए हुए हैं। और इन सबको हम सब के तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं। और टीचरों के सर्विसेज को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि हमारे ख्वाब, जैसा आदिल भाई ने बराबर कहा कि इनामदार साहब की तो एक स्कीम थी, उनका एक विज़न था, लेकिन एक्चुअली घर घर तक, बच्चों तक पहुंचाने का काम हम आप टीचरों ने किया हुआ है। और इसी के वजह से आज़म कैंपस बोल के पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो रहा है। यही सिलसिला आप आगे शुरू रखेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपकी रज़ा लेता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का अब सेकंड सेशन शुरू होने जा रहा है। अब आप सब दिल थाम के बैठिए, बारी आ गई है तकसीम इनामात की। तो हाजरीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी कंप्यूटर सेंटर्स हैं, चाहे इनसाइड कैंपस या फिर आउटसाइड कैंपस, हर एक स्कूल ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। कुल स्कूल 34 और कुल तलबा 2050 थे। पहले लेवल में भी थियोरी और प्रैक्टिकल इम्तिहान लिया गया, और दूसरे लेवल में भी थियोरी और प्रैक्टिकल इम्तिहान लिया गया, जो थोड़ा टफ था। जज करना बहुत मुश्किल था, तो हमारे जजेस ने बहुत ही बारीकी से नताइज अख्ज़ किए, जिनमें से 33 बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की, जिसकी नौयत ये है। कंप्यूटर एक्सेल एग्ज़ाम के लिए 6ठी जमात के तलबा ने शिरकत की। इनका पहला मरहला अपनी अपनी स्कूलों के कंप्यूटर लैब में हुआ, जिनमें टॉप 10 तलबा को दूसरे मरहले के लिए आज़म कैंपस में भेजा गया, जिनमें से 15 बच्चों ने दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल की। इसमें से 11 बच्चों को ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और 500 रुपये नकद इनाम से नवाजा जा रहा है। मैं ऋषि आचार्य सर से मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि वो इन बच्चों को इनामात से नवाजें। तो सबसे पहले मैं पठान आयशा साजिद खान, जो चांद